Hello students, a very good morning to all. In this video, we are going to revise, reflect and refine the chapter exploring mixtures and their separation. आज हमने जो तुम्हारा चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन उसका जो रिवाइज, रिफ्लेक्ट और रिफाइन करने के लिए क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, उनका सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following mixtures are correctly classified as homogeneous HM and heterogeneous HT? तो homogeneous को HM लिख रहा है और heterogeneous को HT लिख रहा है। और कौन सा homogeneous कौन सा heterogeneous वो दिया हुआ है, हमको निकालना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन में सारे करेक्ट होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस पेयर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, एआर एच एम करेक्ट, एआर होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मिल्क एच टी ये भी सही है, मिल्क हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, कॉलोइडल सॉल्यूशन है। फिर शुगर सॉल्यूशन एच एम, यस शुगर सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। स्मोक होमोजेनियस मिक्सचर लिख दिया भाई, नहीं मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कलर्ड के बारे में। स्मोक एक क्या होता है, कलर्ड होता है। तो कलर्ड क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो स्मोक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया स्मोक एच एम होमोजेनियस दे दिया तो गलत हो गया। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ब्रास एच टी। बच्चों जो आलय होता है, ब्रास एक आलय है, तो बच्चों जो आलय होता है, ब्रास एक आलय है, दो मेटल का मिक्सचर है ब्रास। तो जो आलय होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। यहाँ पे ब्रास एच टी दे दिया, हेटेरोजेनियस दे दिया तो गलत हो गया, पहले से ही गलत दे दिया, पहला ऑप्शन ही गलत दे दिया। और देखो विनेगर, विनेगर एच टी दे दिया, विनेगर तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एच टी कब से होने लगा, तो ये भी गलत है। मॉडी वाटर एच एम दे दिया, मॉडी वाटर तो सस्पेंशन होता है, एच टी होना चाहिए और हेटेरोजेनियस होना चाहिए, एच एम दे दिया, गलत है। तो सेकंड ऑप्शन बहुत ही गलत है, पूरा ही गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एच एम, यस ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, कॉपर सल्फेट डिजोल्व हो जाता है। फिर सॉल्ट सॉल्यूशन एच एम, यस सॉल्ट सॉल्यूशन भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है। मिल्क एच एम दे दिया, गलत हो गया। देखो मिल्क कोलाडाइल सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, यहाँ पे होमोजेनियस दे दिया, गलत हो गया। फिर ब्रोंज एच एम, ब्रोंज एच एम सही है, ब्रोंज एक अलय है कॉपर और टीन का, लेकिन मिल्क तो हेटेरोजेनियस है ना, तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, बॉडी वाटर एच टी, यस बॉडी वाटर एक सस्पेंशन होता है, एच टी हेटेरोजेनियस मिक्सचर करेक्ट। मिल्क एच टी, यस मिल्क कलर्ड होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, ये भी सही है। फिर ब्लड हेटेरोजेनियस, यस हमारा जो ब्लड, ब्लड भी एक कलर्डल सॉल्यूशन है और ब्लड भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, तो ये सही है। और ब्रास कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज कॉपर प्लस टीन होता है, ब्रास कॉपर प्लस जिंक होता है, तो ये आलय होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो ब्रास एच एम सही है। तो चारों करेक्ट है, बॉडी वाटर एच टी सही है, मिल्क एच टी सही है, ब्लड एच टी सही, ब्रास एच एम सही। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे भी करेक्ट इनकरेक्ट लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। which among the following mixtures show the Tyndall effect? इनमें से कौन से मिक्सचर टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स, यस डस्ट पार्टिकल्स टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं, यह हमको पता है। जब हम डेंस फॉरेस्ट में सनलाइट पास करते हुए देखते हैं, एक डार्क रूम में सनलाइट पास करा के देखते हैं, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल कलर, डस्ट पार्टिकल टिंडाल इफेक्ट शो करता है।
तो पहला ऑप्शन तो टिंडा लिपिड शो कर रहा है, दूसरा ऑप्शन कॉपर सल्फेट एंड वाटर दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट वाटर तो होमोजेनस मिक्सचर हो गया ना, सॉल्यूशन हो गया, तो ये तो शो नहीं करेगा टिंडा लिपिड। फिर थर्ड ऑप्शन स्टार्च एंड वाटर। स्टार्च वाटर कॉलोइडल सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली कॉलोइडल सॉल्यूशन मतलब टिंडा लिपिड शो करेगा। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन शो करेगा, स्टार्च वाटर कॉलोइडल टिंडा लिपिड शो करेगा। फोर्थ ऑप्शन एसीटोन वाटर। एसीटोन वाटर तो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं, मिल जाते हैं, तो ये होमोजेनस मिक्सचर हो गया, ये टिंडा लिपिड शो नहीं करेगा। तो दो ही ऑप्शन टिंडा लिपिड शो कर रहे हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन। देखो थर्ड ऑप्शन में ए एंड सी लिखा है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स दे शो टिंडल इफेक्ट एंड स्टार्च एंड वाटर सॉल्यूशन दे आल्सो शो टिंडल इफेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, a mixture can be categorized as a solution, suspension and colloid, we know this, each possessing distinct properties, सबका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। यूटिलाइज द वर्ड्स और फ्रेजेस प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं, और हमें इन वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज करके ये टेबल कंप्लीट करना है। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज एग्जांपल लिखना है, सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज एग्जांपल लिखना है, कॉलोइड का प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स लिखना है, ये बॉक्स के अंदर से चूज करके। तो देखो पहले दिया है लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स। पहला जो फ्रेज दिया हुआ है लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स किसका होता है? सस्पेंशन का होता है। कॉलोइड का तो स्मॉल साइज पार्टिकल होता है, सॉल्यूशन का तो बहुत स्मॉल साइज पार्टिकल होता है। लेकिन जो सस्पेंशन होता है वो लार्ज साइज पार्टिकल, तो लार्ज साइज पार्टिकल कहाँ लिखूंगा? सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज के अंडर। अब आता है पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टी जो है उसके अंडर आ जाएगा पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर आता है स्मॉल साइज्ड पार्टिकल। देखो स्मॉल साइज पार्टिकल्स लिखा है, फिर ब्रैकेट में लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ उससे भी कम, तो मतलब बहुत छोटा हो गया, तो कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंडर आ जाएगा ये। तो सॉल्यूशन के अंडर आ जाएगा स्मॉल साइज पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर। फिर दिया हुआ है मॉडरेट साइज पार्टिकल 1 से 1000 नैनोमीटर। मॉडरेट साइज इंटरमीडिएट होता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इसके अंडर आ जाएगा कॉलर्ड। सो कॉलर्ड के अंडर आ जाएगा मॉडरेट साइज पार्टिकल। फिर दिया है सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। सस्पेंशन हो गया। सेटल डाउन किस में होता है? सस्पेंशन में होता है, और पार्टिकल साइज भी बड़ा है। सो ये जो सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ये आ जाएगा सस्पेंशन के अंडर। नेक्स्ट डज नॉट सेटल डाउन, सेटल डाउन होता ही नहीं, ये आ जाएगा किसके अंडर? सॉल्यूशन के अंडर आ जाएगा। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, तो डज नॉट सेटल डाउन सॉल्यूशन के अंडर आ जाएगा। फिर आता है स्कैटर स्लाइड। स्कैटर स्लाइड मतलब टिंडल इफेक्ट शो करेगा, कौन सा वाला आ जाएगा? ये आ जाएगा सस्पेंशन के अंडर भी आ जाएगा, कलर्ड के अंडर भी आ जाएगा। दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, दोनों लाइट को स्कैटर करते हैं, तो स्कैटर स्लाइड कलर्ड के अंडर सस्पेंशन के अंडर आ जाएगा प्रॉपर्टी में। सेपरेट्स बाई फिल्ट्रेशन, किसको हम फिल्ट्रेशन करके सेपरेट कर सकते हैं? सस्पेंशन को। सॉल्यूशन को तो सेपरेट नहीं कर सकते, सो सस्पेंशन का जो प्रॉपर्टी उसके अंडर आ जाएगा सेपरेट्स बाई फिल्ट्रेशन। फिर दिया है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियरली, एकदम क्लियर सॉल्यूशन जिसके अंडर लाइट पास हो जाएगा, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। सॉल्यूशन के अंडर लिखेंगे ट्रांसपेरेंट। फिर दिया है सॉल्ट सॉल्यूशन, ये तो एग्जाम्पल आ गया, तो सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल के नीचे लिखेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर दिया है मिल्क। मिल्क एग्जाम्पल किसका? कॉलर्ड का, तो कॉलर्ड के नीचे एग्जाम्पल के नीचे लिखेंगे मिल्क। फिर दिया है सैंड इन वाटर, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सस्पेंशन का एग्जाम्पल।
सो सस्पेंशन के अंडर एग्जाम्पल्स के नीचे लिखेंगे क्या, सैंड इन वाटर। स्मोक, स्मोक हो गया किसका एग्जाम्पल, कलर्ड का एग्जाम्पल। तो कलर्ड के नीचे एग्जाम्पल के अंडर लिखेंगे स्मोक। फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये सस्पेंशन भी हेटेरोजीनियस, कलर्ड भी हेटेरोजीनियस। तो सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज के अंडर, कलर्ड के प्रॉपर्टीज के अंदर, दोनों के अंडर लिखेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। फिर दिया है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नीचे लिखेंगे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और दिया है मॉड, मॉड किसका एग्जाम्पल, सस्पेंशन का, तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल के नीचे लिख देंगे मॉड। फिर दिया है बटर, बटर हो गया कॉलर्ड का एग्जाम्पल, तो कॉलर्ड के नीचे एग्जाम्पल के नीचे लिख देंगे बटर। फिर आखिर में दिया है ब्रास, ब्रास तो अलय हो गया किसका, कॉपर और जिंक का। सो ब्रास अलय होमोजेनस मिक्सचर होता है, तो ब्रास किसके नीचे लिख देंगे, सॉल्यूशन के नीचे लिख देंगे, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल के नीचे लिख देंगे। हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये देखो, देख लो कैसे लिखना है तुमको, टेबल बना के लिखना है। सॉल्यूशन उसका प्रॉपर्टीज लिख दिया, सस्पेंशन प्रॉपर्टीज लिख दिया, कॉलर्ड का प्रॉपर्टीज लिख दिया, एग्जाम्पल भी अच्छे से लिख दिया। ओके, मैं बता दिया आंसर, तुम लोग कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, एक केक रेसिपी uses dry ingredients, namely 75 gram of sugar for 420 gram of all purpose flour and 5 gram of sodium hydrogen carbonate। हमको केक बनाना है, केक का जो रेसिपी वो क्या क्या यूज करता है, शुगर यूज करता है, और आटा यूज करता है, सोडियम कार्बो हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा उसको भी यूज करता है। तो कितने ग्राम शुगर, कितने ग्राम फ्लावर, आटा कितने ग्राम, चीनी कितने ग्राम, बेकिंग सोडा कितने ग्राम, सब दे दिया। 75 ग्राम चीनी शुगर, 420 ग्राम आटा फ्लावर, और 5 ग्राम बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे हम टोटल ऐड कर सकते हैं, टोटल मास कितना होगा इंग्रेडिएंट्स का, 75 प्लस 420 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 75 प्लस 5 दैट इज 80, 80 प्लस 420 दैट इज 500, टोटल टोटल मास हो गया 500 ग्राम। एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। हमको कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना है, मतलब परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे ना, मास बाई मास परसेंटेज में। सो अगर शुगर का परसेंटेज निकालेंगे तो मास ऑफ शुगर डिवाइड बाई टोटल मास 500, 75 ग्राम डिवाइड बाई 500 ग्राम इंटू 100, जितना आएगा कैलकुलेट करके लिखोगे। फिर दिया है आटा का, फ्लावर का 420 ग्राम दिया है मास, तो 420 ग्राम डिवाइड बाई टोटल मास 500 ग्राम इंटू 100, 420 बाई 500 इंटू 100 जितना होगा वो परसेंटेज आ जाएगा फ्लावर का, आटा का। फिर बेकिंग सोडा का कितना आएगा, 5 ग्राम दिया है, तो मास ऑफ बेकिंग सोडा 5 ग्राम डिवाइड बाई टोटल मास 500 ग्राम इंटू 100, ये 1% आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, आंसर मैं तुमको दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन वाला आंसर देखो। टोटल 75 प्लस 420 प्लस 5 500, और अगर कंपोनेंट निकालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट तो 1% हो गया, 5 बाई 500 इंटू 100, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 100 100 भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1% हो गया। फिर बात करें अगर शुगर की, 75 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, तो जो 5 में जो जो 500 है, तो 5 इंटू 100 है, तो 100, और ऊपर वाले ऊपर में एक 100, 100 कैंसिल हो गया, और 75 बाई 5 दैट इज 15, 15 इंटू 5 इक्वल टू 75। सो शुगर हो गया 15%। और वैसे ही अगर फ्लावर की बात करें, 420 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, सो ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 420 बाई 5 आ जाएगा, फिर 420 बाई 5 आएगा 84। तो फ्लावर है 80%, आटा 84%, तो सबका परसेंटेज निकाल लिया हमने, मास बाई मास परसेंटेज।
अब प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ए ब्रास एलॉय कंटेंट्स, देखो ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन में दिया है ब्रास एलॉय कंटेंट्स 70% कॉपर बाई मास। कॉपर का मास परसेंटेज दे दिया, मास बाई मास परसेंटेज 70%। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। ब्रास एक होमोजेनियस मिक्सचर है, तो होमोजेनियस मिक्सचर का, वो मिक्सचर का ही मतलब टोटल सॉल्यूशन का ही मास दे दिया 120 ग्राम। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कॉपर कितने ग्राम है और जिंक कितने ग्राम है। तो पहले जिसका परसेंटेज दिया हुआ है, कॉपर का परसेंटेज दिया हुआ है, पहले कॉपर का मास निकाल लेते हैं कितने ग्राम है। तो टोटल 120 ग्राम, 120 का 70% मतलब कितना होगा, 120 इंटू 70% मतलब 70/100। सो 120 इंटू 70/100 कितना आएगा, कैलकुलेट करो। देखो 120 इंटू 70/100, ये आ जाएगा 84 ग्राम। सारे जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 84। सो कॉपर आ गया 84 ग्राम। और अगर कॉपर 70% है तो जिंक कितना परसेंट हो जाएगा, 100 माइनस 70%, 30%। टोटल तो 100% होगा ना, और वो टोटल 100% का मास ही दिया हुआ है 120 ग्राम। तो अगर जिंक 70% तो कॉपर कितना होगा 30%, सॉरी, अगर कॉपर 70% जिंक कितना होगा 30%। तो 120 ग्राम का 30% निकाल लो, जिंक का मास आ जाएगा। सो 30% मतलब 30/100 इंटू 120 ग्राम, टोटल मास 120 ग्राम। सो 120 इंटू 30/100 कितना हो जाएगा, सारे जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 इंटू 3 36 ग्राम हो जाएगा। सो कॉपर 84 ग्राम और जिंक 36 ग्राम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द लेबल द लेबल ऑन ए कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर, 1 लीटर ब्रैकेट में लिखा है 910 ग्राम, 910 ग्राम। इफ दिस ऑयल इज मिक्सड विथ वाटर, अगर ये जो कुकिंग ऑयल है इसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, विल इट फॉर्म ए सेपरेट लेयर, क्या ये एक सेपरेट लेयर फॉर्म करेगा। तुमको याद आ रहा है बच्चों सेपरेटिंग फनल, जब दो इमिसिबल लिक्विड लेते हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग फनल यूज करके सेपरेट करते हैं। और सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड का दो अलग अलग लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हम कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, उसको वाटर के साथ मिला रहे हैं, दोनों दोनों इमिसिबल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दो सेपरेट लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर होगा यस। इफ सो, अगर ऐसा होता है, विच सब्सटेंस विल बी ऑन टॉप, तो कौन सा वाला सब्सटेंस, कौन सा वाला इमिसिबल लिक्विड ऊपर रहेगा, टॉप में रहेगा, और कौन सा नीचे रहेगा। ऑब्वियसली जिसका डेंसिटी ऑयल और वाटर में से जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका डेंसिटी कम होगा जो थोड़ा हल्का होगा वो टॉप में रहेगा, वाटर, हाँ टॉप में रहेगा। तो ऑयल और वाटर में से वाटर का डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर का लेयर नीचे रहेगा, ऑयल का लेयर ऊपर रहेगा सेपरेटिंग फनल में। हाउ विल यू सेपरेट द टू लेयर्स, टू जो दो लेयर को हम कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग फनल में सेपरेट करेंगे। ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, और डायग्राम मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये आ गया डायग्राम। देखो ये ये है सेपरेटिंग फनल, और नीचे हमने एक बिकर रख लिया। अब क्या करेंगे, ऑयल वाटर मिला के सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल देंगे।
फिर थोड़ी देर के बाद दो लेयर सेपरेट हो जाएगा। टॉप लेयर विल बी ऑयल, बॉटम लेयर विल बी ऑफ वाटर। तो पहले क्या करेंगे, हम स्टॉप कॉक ऑन करके वाटर वाटर को सेपरेट कर देंगे एक बीकर में, फिर स्टॉप कॉक बंद कर देंगे, फिर दूसरे बीकर में ऑयल सेपरेट कर देंगे। हो गया सेपरेट। तो ये डायग्राम करना पड़ेगा तुमको सेपरेट डिफरेंट यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आसेशन रीजन। आसेशन दिया है, सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट। करेक्ट। सॉल्यूशन तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, टिंडल इफेक्ट तो कलर्ड सॉल्यूशन शो करता है, कलर्ड शो करता है। करेक्ट आसेशन। रीजन दिया है, द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशंस आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर। नहीं 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 भाई, सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है पार्टिकल साइज सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे 100 नैनोमीटर से ज्यादा दे दिया, मतलब सस्पेंशन दे दिया और लिख दिया सॉल्यूशन, तो गलत हो गया। रीजन तो गलत हो गया ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ डू यू सेपरेट द मिक्सचर्स गिवन इन टेबल 5.3। जो टेबल दिया है 5.3, तो यहाँ पे कुछ मिक्सचर्स दिए हुए हैं, उन मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट करेंगे, जो सेपरेशन टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसको यूज करके इसका आंसर बताना है और रीजन भी बताना है क्यों ये मेथड हमने चूज किया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला दिया है मॉड फ्रॉम मॉडी वाटर। देखो मॉड फ्रॉम मॉडी वाटर कैसे सेपरेट करते थे, हमने एक पढ़ा था कोआगुलेशन। पोटासालम एक कोआगुलेंट होता है पोटासालम, अगर उसको हम मॉडी वाटर में ऐड कर देंगे और स्टायरिंग कर देंगे, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, जो मड पार्टिकल्स होंगे, डर्ट पार्टिकल्स होंगे, और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे। तो ये हो गया कोआगुलेशन। कोआगुलेशन क्यों चूज किया, क्योंकि ये एक सस्पेंशन है और कोआगुलेंट ऐड करने के बाद ही ये ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, इसीलिए सिलेक्ट किया ये मेथड कोआगुलेशन। फिर दिया है प्लाज्मा फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स इन द ब्लड सैंपल। जब हम ब्लड टेस्ट करने जाते हैं तब क्या किया जाता है, हमारा ब्लड लेके उसको एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब में डाल के, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में वो टेस्ट ट्यूब को रखते हैं, फिर हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन में। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ब्लड का जो तीनों सैंपल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा सब अलग हो जाता है। तो कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, प्लाज्मा प्लाज्मा से अदर ब्लड कंपोनेंट को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज करके किया जाता है। क्योंकि ये कलर्ड है, कलर्ड को जनरली हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही अलग कर सकते हैं और किसी मेथड में अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ये मेथड हमने सिलेक्ट किया। तो इसका आंसर हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर दिया है नाफ्थलीन एंड सैंड। बच्चों जो नाफ्थलीन होता है, कैम्फर होता है, ये सारे क्या हो सकते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाते हैं, सब्लिमेट होते हैं ये सब। तो इनको क्या करना पड़ेगा, सैंड तो सब्लिमेशन नहीं हो सकता ना, लेकिन नाफ्थलीन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड चूज किया, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड यूज करके हम नाफ्थलीन को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम सब्लिमेशन मेथड चूज किया। फिर चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट, चॉक पाउडर वेपर नहीं हो सकता ना। चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट को अगर हम सॉल्यूशन में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, तो क्या होगा,
जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा वो पानी में मिल जाएगा, लेकिन चॉक पाउडर पानी में नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे और एक चीज यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। अगर चॉक पाउडर कॉमन सॉल्ट पानी में मिला लेंगे और डिजोल्व कर देंगे, चॉक पाउडर डिजोल्व नहीं होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन डिजोल्व हो जाएगा, और फिर क्या होगा, अगर फिल्टर करेंगे तो सॉल्ट वाटर फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा, लेकिन चॉक पाउडर फिल्टर आउट नहीं होगा, फिल्टर पेपर के अंदर नहीं जा पाएगा, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन चला जाएगा। तो फिल्ट्रेशन यूज करूंगा यहाँ पे मैं। फिर कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट से वाटर कैसे करेंगे, एवापोरेशन, नहीं तो क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर अलग अलग होता है। सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। इसीलिए हम अगर एवापोरेशन करेंगे यहाँ पे और क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा, वाटर एवापोरेट हो जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। अब ऑयल फ्रॉम वाटर, ये हम पिछले क्वेश्चन में देख लिए हैं ऑलरेडी। तो ऑयल वाटर क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था हमने, सेपरेटिंग फनल। तो इसका आंसर आ जाएगा सेपरेटिंग फनल, दो इमिसिबल लिक्विड, दो अलग अलग लेयर फॉर्मेशन कर देंगे, इसीलिए सेपरेटिंग फनल हमने यूज कर लिया। क्यों ऐसे चूज किया, क्योंकि दोनों ऑयल वाटर का डेंसिटी अलग अलग है। तब जो दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं और उनका डेंसिटी अलग अलग होता है, तब हम सेपरेटिंग फनल यूज करके सेपरेट करते हैं। फिर आखिर में पिगमेंट्स ऑफ द फ्लावर, तो फ्लावर के पिगमेंट होते हैं, उनको कैसे अलग अलग करेंगे, क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर हम पेपर में और जो फ्लावर, उसका जूस, फ्लावर का जूस बना के उसका 1 या 2 ड्रॉप क्रोमेटोग्राफी पेपर में डालेंगे, और फिर उसको थोड़े से पानी में लेके पिकर में वो क्रोमेटोग्राफी पेपर को रखेंगे, तो थोड़ी देर के बाद तो क्या होगा, धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा पिगमेंट फ्लावर का। ऐसे ब्लैक इंक का भी पिगमेंट हमने सेपरेट किया था। किसी भी पिगमेंट सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी ही यूज किया जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका हो जाएगा आंसर पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए फील्ड टेबल में तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मॉड फ्रॉम बॉडी वाटर फिल्ट्रेशन, because mud particles are insoluble in solid. Plasma from other components of blood can be separated by centrifugation. Reason, components have different density. Naphthalene and sand, sublimation यूज करेंगे, naphthalene sublimes, sand doesn't. फिर chalk powder and common salt, इसको पहले डिजोल्व करेंगे, फिर फिल्ट्रेट करेंगे, फिर एवापोरेट करेंगे। Because salt dissolves in water, chalk doesn't dissolve, and the filtered is evaporated to get salt. फिर कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, इसको एवापोरेशन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि वाटर एवापोरेट हो जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा क्रिस्टल के रूप में। फिर ऑयल एंड वाटर सेपरेटिंग फनल, इमिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम 2 लेयर्स, पिगमेंट फ्रॉम द फ्लावर, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, पिगमेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट्स। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। एक मिक्सचर में दो मिसिबल लिक्विड जो मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, वो मिक्सचर में प्रेजेंट है। एक लिक्विड है, लिक्विड बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज 60 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी इज 90 डिग्री सेल्सियस। देखो दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उन दोनों में डिफरेंस कितना है, 90 और 60 में 30 डिग्री सेल्सियस, 90 माइनस 60, 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है। तो सजेस्ट ए मेथड टू सेपरेट देम। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते थे, डिस्टिलेशन मेथड यूज करते थे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता था, तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे 25 से तो ज़्यादा है, 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है, तो कौन सा मेथड है, डिस्टिलेशन यूज करेंगे यहाँ पे।
सो सजेस्टेड मेथड जो दिया है उसका आंसर हो जाएगा डिस्टिलेशन। ऑल्सो ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द मेथड सजेस्टेड। डिस्टिलेशन का डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, देखो ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम देख लो, ये हो गया डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन फ्लास्क एक होता है, राउंड बटन फ्लास्क, उसके अंदर हम क्या ले लेंगे, मिक्सचर ले लेंगे, ए और बी का मिक्सचर। फिर ये एक वाटर कंडेंसर है, वाटर इन वाटर आउट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले अचीव हो जाएगा, वो पहले वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर कंडेंसर उसको कंडेंस करके कहाँ पे, कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देगा। फिर हम ले लेंगे कोनिकल फ्लास्क, एक कोनिकल फ्लास्क में पहला वाला लिक्विड ले लेंगे, फिर और एक दूसरा कोनिकल फ्लास्क में दूसरा लिक्विड ले लेंगे। ये हो गया डायग्राम डिस्टिलेशन का। 25 डिग्री से ज़्यादा मतलब डिस्टिलेशन यूज करेंगे, 25 डिग्री से कम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंपेयर कंपेयर एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। इन विच सिचुएशन वुड यू प्रिफर ईच ऑफ दिस ओवर द अदर्स। तो डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और एवापोरेशन को कंपेयर करना है, और कौन से सिचुएशन में कौन सा मेथड प्रिफर करेंगे ये बताना है। तो चलिए सेपरेट कंपेयर करते हैं। एवापोरेशन कहाँ पे यूज किया जाता है, टू ऑब्टेन सॉल्ट, टू ऑब्टेन डिजॉल्व सॉलिड तो हमें सॉल्यूशन, हाँ एक डिजॉल्व, एक सॉलिड डिजॉल्व होके रहेगा, सपोज सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, तो उसको सेपरेट करने के लिए एवापोरेशन यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे यूज किया जाता है, टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल, अगर इम्प्योर क्रिस्टल होगा उसका प्योर फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। डिस्टिलेशन टू सेपरेट और प्यूरिफाई लिक्विड्स, जब दो मिक्सिबल लिक्विड होगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री, मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस होगा, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, तब डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अब आता है प्रिफर्ड, कब कौन सा मेथड किस सिचुएशन में प्रीफर करेंगे। तो एवापोरेशन कब प्रीफर करेंगे, जब सॉलिड स्टेबल, हार्ड और स्टेबल होगा और डिकम्पोज नहीं होगा, तब एवापोरेशन यूज करेंगे। मतलब हमारे पास एक ऐसा सॉलिड होगा, जो सॉलिड, जिस सॉलिड को हम हीट करके स्टेबल कर सकते हैं, और हीट करने के बाद वो डिकम्पोज नहीं हो जाएगा, वो सिर्फ स्टेबल हो जाएगा, और उसको ठंडा करके हम वो क्रिस्टल पा सकते हैं, तब एवापोरेशन करेंगे। जैसे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट तो डिकम्पोज तो नहीं हो जाएगा ना, सॉल्ट रहेगा पानी एवापोरेट होने के बाद। तो एग्जाम्पल भी हो गया सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। फिर आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कब प्रेफर करेंगे, जब हमको प्यूरिफाई करना होगा, जब हमको प्यूरिटी चाहिए होगा क्रिस्टल से, इम्प्योर क्रिस्टल होगा, वो इम्प्योर क्रिस्टल को हमको प्यूरिफाई करना होगा, तब हम यूज करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे, जब दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तब हम सॉल्वेंट को रिकवर करने के लिए, दोनों सॉल्वेंट को रिकवर करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल एवापोरेशन का सॉल्ट ऑफ सी वाटर, क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल अल्कोहल वाटर सेपरेशन। हो गया कंपैरिजन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे दिया है ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉलोइडल मिक्सचर, वो तो हमको पता है, ब्लड कॉलोइड का एग्जाम्पल है। सो व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव्ड लाइक ए ट्रू सस्पेंशन इनसाइड द बॉडी। अगर ब्लड हमारे बॉडी के अंदर एक सस्पेंशन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा तो क्या होगा।
समझ रहे हो, सस्पेंसरी तरह हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अगर ब्लड सेटल डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, सोचो आंसर क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इन ए ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये तो भाई बड़ा आसान है। ब्लड में जो लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, वो तो डिस्पर्सन मीडियम हो जाता है। और डिस्पर्स फेज जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होते हैं वो डिस्पर्स फेज हो जाते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, अगर ब्लड सस्पेंशन की तरह बिहेव करेगा तो, ट्रू सस्पेंशन की तरह बिहेव करेगा तो भाई ब्लड मूव ही नहीं करेगा, सारे ऑर्गन को ब्लड जाएगा ही नहीं, कोआगुलेट हो जाएगा ब्लड, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखते हैं, मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ तुमको। देखो जो डिस्पर्स फेज है ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है। डिस्पर्सन मीडियम तो लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा है। और जो पहला क्वेश्चन था, ब्लड अगर सस्पेंशन की तरह बिहेव कर लेगा तो क्या होगा, सेटल हो जाएगा ब्लड, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा ब्लड सेल, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, सारे ऑर्गन को ब्लड नहीं जा पाएगा, सर्कुलेशन ही नहीं होगा, नहीं सस्पेंशन हो जाएगा तो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और अगर ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा दूसरे ऑर्गन्स को, और नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को बहुत अफेक्ट करेगा, नॉर्मल बॉडी फंक्शन ही नहीं करेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो ब्लड कॉलर्ड फॉर्म में ही रहना चाहिए, सस्पेंशन नहीं होना चाहिए भाई, बहुत प्रॉब्लम होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यू आर गिवन ए मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट, नाफ्थलीन। हमको दिया गया है सैंड, कॉमन सॉल्ट और नाफ्थलीन। तो यहाँ पे 3 पिक्चर दिया है, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। यहाँ पे 3 स्टेप दिया हुआ है। जो पिक्चर 1 दिया हुआ है वहां से क्या पता चल रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है यहाँ पे। पिक्चर 1 में देखो, अच्छे से देखो, ऊपर एक फनल दिया हुआ है, फनल के ऊपर कॉटन प्लग दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हम कहाँ पे करते थे, सब्लिमेशन मेथड में ही करते थे इसको। तो पिक्चर 1 सब्लिमेशन। पिक्चर 2 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर 2 में एवापोरेशन कर रहे हैं भाई, एवापोरेशन कर रहे हैं ऑब्वियसली, हीट कर रहे हैं, ओपन हीट। फिर पिक्चर 3 देखो, फिल्ट्रेशन। तो ये पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स। पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। सैंड, कमल सॉल्ट और नाफ्थलीन मिला हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे बताओ, पहले सब्लिमेशन करेंगे या एवापोरेशन करेंगे या फिर फिल्ट्रेशन करेंगे। तो बच्चों आंसर देखो इसका, जो पहले हम एवापोरेशन करेंगे, पहले सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट कर देंगे तो क्या होगा, वाटर एवापोरेट हो जाएगा, फिर सॉलिड सॉल्ट रह जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन करने से क्या होगा, जो नाफ्थलीन होगा वो एवापोरेट हो जाएगा, वो, हाँ वो सब्लिमेट हो जाएगा, सब्लिमेट होके फनेल के वाल में लग जाएगा जाके। और जब ठंडा कर देंगे तो फनेल के वाल से हमको नाफ्थलीन मिल जाएगा, और नाफ्थलीन सेपरेट हो गया। फिर आखिर में फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा, हाँ फिल्ट्रेशन करने से पहले हमको वाटर ऐड करना है, सैंड और, अब सैंड और सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो वाटर, वाटर ऐड करके हम क्या करेंगे, सैंड और सॉल्ट का, सैंड तो मिलेगा नहीं वाटर में, और सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन बनने के बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे,
फिल्टर करने से क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन पास हो जाएगा फिल्टर पेपर के अंदर, लेकिन सैंड पास नहीं होगा, तो सैंड सेपरेट हो जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड रह जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। तो आंसर आ गया। स्टेप 1 में करना है एवापोरेशन, स्टेप 2 में करना है सब्लिमेशन, स्टेप 3 में फिल्ट्रेशन। इसका आंसर तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज डिस्टिलेशन एन इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। डिस्टिलेशन क्यों एक इफेक्टिव मेथड है वाटर एसीटोन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए? क्योंकि वाटर और एसीटोन वो दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, 25 डिग्री से ज़्यादा है, तो 25 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, डिस्टिलेशन करके ही सेपरेट करेंगे। सो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन वाटर एंड एसीटोन। That's why if we use distillation technique, then acetone will vaporize fast and condense back into liquid in the condenser and is collected separately. So इसीलिए हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन इन टेबल 5.4। यहाँ पे पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे 4 सॉल्ट दिया हुआ है ये टेबल में, देख लो टेबल, और सबका सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, मैक्सिमम कितना सॉल्ट डिजोल्व होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो हम 100 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर में सब सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में ले रहे हैं। 10 डिग्री सेल्सियस में कितना ग्राम सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम में से, 20 डिग्री सेल्सियस में कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस में कितना है सॉल्युबिलिटी, 40 में कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस में कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस में कितना है। तो ये टेबल में सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए एक 50 ग्राम वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, मतलब 50 ग्राम वाटर में कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट मिलाएंगे 8 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो देखो पोटेशियम नाइट्रेट वाला रो देखो, वहां पे जो 40 डिग्री सेल्सियस वाला कलम देखो क्या लिखा है, 62 ग्राम। तो 40 डिग्री सेल्सियस में पोटेशियम नाइट्रेट का जो सॉल्युबिलिटी है पर 100 ग्राम वाटर वो है 62 ग्राम। मतलब 100 ग्राम वाटर में हम कितना पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, 840 डिग्री सेल्सियस 62 ग्राम ऐड करते हैं। तो अगर वाटर का अमाउंट हम घटा देंगे, 100 से 50 कर देंगे, मतलब आधा कर दिया, वाटर आधा कर दिया, तो सॉल्ट पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट कितना हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर वही 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर आधा हो गया, तो सॉल्ट भी आधा हो जाएगा। तो 62 ग्राम डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 31 ग्राम हो जाएगा। तो 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आंसर हो गया। अगर 31 पोटेशियम नाइट्रेट डालेंगे किसमें, 50 ग्राम वाटर में, 840 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया पहला
बीट का आंसर। अब देखते हैं दूसरे बीट। दूसरे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए स्टूडेंट मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर। ए स्टूडेंट मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो पोटेशियम क्लोराइड का जो रो है वो देखो, और वहां पे जो 80 डिग्री सेल्सियस वाला कलम देखो, कितना सॉल्युबिलिटी है, 54 ग्राम। सो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये जो 80 डिग्री सेल्सियस में हमने जो बनाया पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम वाटर में 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड मिला के डिजॉल्व करके बनाया गया है। तो अगर इसको हम ठंडा होने के, कूल होने के लिए छोड़ देंगे, लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, अगर 25 डिग्री सेल्सियस में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। जब सॉल्यूशन ठंडा होगा तब क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखो जो 25 डिग्री सेल्सियस किसके बीच में आता है, यहाँ पे एक 10 डिग्री सेल्सियस कलम है, 20 डिग्री सेल्सियस कलम है, 30 डिग्री सेल्सियस कलम है। तो 25 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आएगा। तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस वाला कलम हम देखें पोटेशियम क्लोराइड का, तो कितना ग्राम लिखा है, 35 ग्राम। पोटेशियम क्लोराइड का 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर 35 ग्राम लिखा है। तो अगर हम कूल करेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो पहले तो वो जो सॉल्ट वाटर सॉल्ट को रिटेन नहीं कर पाएगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और लगभग वही 35 ग्राम के आसपास ही होगा जो सॉल्यूशन का जो अमाउंट, उसका अगर हम वजन करेंगे लगभग 35 ग्राम के आसपास ही होगा, क्योंकि हम ठंडा कर रहे हैं। ठंडा कर रहे हैं मतलब सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। ओके, तो जितना पहले था 80 डिग्री सेल्सियस में 54 ग्राम था, उतना तो नहीं रहेगा, घट जाएगा। घट के कितना हो जाएगा, वही 20 30 डिग्री सेल्सियस के अंडर जितना ग्राम है, 35 और 37.4 के बीच में कहीं होगा, 35 ग्राम के आसपास ही होगा सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन और जो थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन और थर्ड 13 का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया भाई, अगर लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, तो वहां पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इतना ही इफेक्ट है। ऑल्सो कंपेयर द चेंजेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द फोर गिवन सॉल्ट्स विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। ये चारों जो सॉल्ट दिया हुआ है, इनका डिफरेंट टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है और 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वो बोल रहे हैं चारों को ऑब्जर्व करके क्या कंक्लूजन ड्रा किया हमने। देखो पोटासियम नाइट्रेट 10 डिग्री सेल्सियस में 21 था, फिर 20 डिग्री सेल्सियस में 32 ग्राम हो गया, 30 डिग्री में 45 ग्राम हो गया, 40 में 62 हो गया, 60 में 106 ग्राम हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस में 167 ग्राम हो गया। तो क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है 10 से 80 तक, वैसे ही सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है 21 ग्राम से 160 ग्राम 167 ग्राम तक। फिर सोडियम क्लोराइड का देखो, 10 डिग्री सेल्सियस में 36 ग्राम था, जब 80 डिग्री सेल्सियस हो गया 37 ग्राम हो गया। बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है सोडियम क्लोराइड का 36, फिर 20 डिग्री सेल्सियस में सेम है 36, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है 36.3, थोड़ा सा बढ़ा, फिर 40 डिग्री सेल्सियस में 36.5 और थोड़ा सा बढ़ा, फिर 60 डिग्री सेल्सियस में 37 ग्राम हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस में 37 हो गया। बढ़ा तो है, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ा है ना,
इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी। फिर पोटेशियम क्लोराइड का देखो, 10 डिग्री सेल्सियस में 35 था, 2 डिग्री सेल्सियस में सेम है 35, लेकिन 30 डिग्री जब कर दिया 37.4 हो गया, बढ़ गया सॉल्युबिलिटी। 40 डिग्री सेल्सियस में 40 ग्राम हो गया और बढ़ गया। फिर 60 डिग्री सेल्सियस में 46 ग्राम हो गया और बढ़ गया। 80 डिग्री सेल्सियस में 54 ग्राम हो गया और बढ़ गया। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है पोटेशियम क्लोराइड का भी। और आखिर में अमोनियम क्लोराइड, 10 डिग्री सेल्सियस में 24 ग्राम था, 20 डिग्री सेल्सियस में 37 ग्राम, 30 डिग्री सेल्सियस में 41 ग्राम, 40 डिग्री में वही 41 है, लेकिन 60 डिग्री में 55 ग्राम हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस में 66 ग्राम हो गया। तो बढ़ता जा रहा है। तो चारों सॉल्ट में हमने क्या ऑब्जर्व किया, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का तीनों बिट का आंसर मिल गया। ये देखो, ये मैं आंसर दिखा दिया तुमको, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो बीच में दो सॉल्ट दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, उनमें ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ रहा है। जो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में हमने ऑब्जर्व किया, ज्यादा किस में बढ़ा, पोटेशियम नाइट्रेट में और अमोनियम क्लोराइड में, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड में ज्यादा नहीं बढ़ा। तो यही ऑब्जर्वेशन था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी आर प्रिपेयरिंग सुगर सॉल्यूशन फॉर एन एक्सपेरिमेंट। 3 स्टूडेंट सुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं। स्टूडेंट ए क्या क्या डिजॉल्व्स 20 ग्राम ऑफ sugar in 80 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट बी dissolves 20 ग्राम ऑफ sugar in 100 ग्राम वाटर। स्टूडेंट सी dissolves 30 ग्राम sugar in 80 ग्राम वाटर। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ईच स्टूडेंट सॉल्यूशन। हर एक स्टूडेंट के सॉल्यूशन में मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद बताना है किसका सॉल्यूशन मोस्ट कंसंट्रेटेड है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका है और क्यों है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं मास बाय मास परसेंटेज। स्टूडेंट ए क्या क्या 20 ग्राम शुगर डिजोल्व किया 80 ग्राम वाटर में, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम दैट इज 100 ग्राम। और मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो यहाँ पे 20 ग्राम है सॉल्यूट, तो 20 ग्राम डिवाइड बाई 100 ग्राम इंटू 100, तो ये 20% हो गया स्टूडेंट ए का जो सॉल्यूट का मास बाय मास परसेंटेज। स्टूडेंट बी का देखते हैं, 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर, सो टोटल मास हो जाएगा 100 प्लस 20 दैट इज 120। ओके, और सॉल्यूट का मास है 20 ग्राम, तो मास परसेंटेज क्या होगा, तो स्टूडेंट बी का जो सॉल्यूट का अगर मास परसेंटेज हम लोग निकालें तो क्या होगा, 20 डिवाइड बाई, सो स्टूडेंट बी का जो सॉल्यूट का मास परसेंटेज कितना आएगा, 20 ग्राम डिवाइड बाई 120 ग्राम इंटू 100 ग्राम। सो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 16.6%। फिर स्टूडेंट सी का देखते हैं, डिजॉल्व 30 ग्राम शुगर इन 80 ग्राम वाटर, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 30 प्लस 80, तो 110 ग्राम हो जाएगा। तो अगर परसेंटेज हम निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 30 ग्राम डिवाइड बाई 110 ग्राम इंटू 100, वो कितना आएगा, लगभग 27 के आसपास आएगा, 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो तीनों में से कितना और किसका सॉल्युबिलिटी, तो किसका मास बाई मास परसेंटेज ज्यादा आया, स्टूडेंट सी का आया। तो जिसका, यहाँ से पता भी चल रहा है, देखो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है इन तीनों केस में, स्टूडेंट सी में। सो मोस्ट कंसंट्रेटेड किसका होगा, किसका सोल्यूशन होगा, स्टूडेंट सी का, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और उसका मास बाय मास परसेंटेज भी, सॉल्यूट का मास बाय मास परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा।
ज़्यादा मीठा होगा स्टूडेंट सी का जो सोल्यूशन। तो आंसर मैं दिखा देता हूँ तुमको, ये देख लो। स्टूडेंट ए का मास बाय मास परसेंटेज 20%, स्टूडेंट बी का 16.67, स्टूडेंट सी का 27.27%, और मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया स्टूडेंट सी का, क्योंकि हाईएस्ट मास बाय मास परसेंटेज 27.27%। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन। ये बोल रहा है एग्जामिन, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये डायग्राम से क्या पता चल रहा है भाई, ये कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन है। डायग्राम से देखने से ही पता चल रहा है ये कौन सा है, डिस्टिलेशन भाई, डिस्टिलेशन का डायग्राम है ये। तो ये फिगर दिया है, पूछ रहा है आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक मार्क्ड एज एस। कौन सा सेपरेशन टेक्निक, डिस्टिलेशन हो गया। लेबल द apparatus ए बी एंड सी, जो apparatus ए बी सी दिया हुआ है, देखो जो ए है ये तो डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं हम उसको, और राउंड वाटर फ्लास्क इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क ए। फिर बी, बी जो दिया हुआ है ये है वाटर कंडेंसर, बी को हम बोलते हैं वाटर कंडेंसर। फिर जो सी है, सी में हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो ये रिसीवर फ्लास्क हो गया, और कोनिकल फ्लास्क भी बोलते हैं हम इसको। तो ए हो गया डिस्टिलेशन फ्लास्क और राउंड वाटर फ्लास्क, बी हो गया वाटर कंडेंसर, सी हो गया रिसीवर फ्लास्क और कोनिकल फ्लास्क। और ये टेक्निक हो गया, मेथड ऑफ सेपरेशन हो गया डिस्टिलेशन। फिर पूछ रहा है जो मिक्सचर दिया हुआ है यहाँ पे, और सबका देखो बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस निकालना है। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो सेपरेट हो सकता है डिस्टिलेशन से। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है वो सेपरेट नहीं हो सकता, उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो देखो वाटर एसीटोन, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का 50 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री से तो ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। 100 से 56 माइनस कर दो, 25 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, तो ये सेपरेट हो सकता है डिस्टिलेशन मेथड से वाटर एसीटोन मिक्सचर। फिर दिया है वाटर सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट, फिर हाँ वाटर सॉल्ट तो सेपरेट हो सकता है, लेकिन जो वाटर सॉल्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम डिस्टिलेशन तो नहीं करते हैं, सिंपल एवापोरेशन कर देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। फिर दिया हुआ है एसीटोन और अल्कोहल, एसीटोन अल्कोहल, देखो एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, तो 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 2, 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, 25 डिग्री से कम हो गया। तो डिस्टिलेशन यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो तो एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर, उसको सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर दिया है सैंड और सॉल्ट डी में। यार सैंड सॉल्ट के लिए डिस्टिलेशन क्यों करना है, नहीं करना है डिस्टिलेशन, एवापोरेशन ही हो जाएगा, या फिर फिल्ट्रेशन हो जाएगा डिजोल्व करके। फिर ई में दिया है अल्कोहल क्लोरोफॉर्म, देखो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म का है 61 डिग्री सेल्सियस। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 6 1, 17, 25 से कम हो गया, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अल्कोहल क्लोरोफॉर्म मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करेंगे। फिर आखिर में दिया है अल्कोहल बेंजीन, 70 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस, भाई बहुत कम है डिफरेंस, 2 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली डिस्टिलेशन नहीं यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज करेंगे अल्कोहल बेंजीन को सेपरेट करने के लिए। तो समझ में आ गया कौन सा मेथड कहाँ यूज करेंगे इसको सेपरेट करने के लिए। सैंड सॉल्ट के लिए डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं, वाटर सॉल्ट के लिए डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं, वाटर एसीटोन को डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। और बाकी जो बचा एसीटोन अल्कोहल, अल्कोहल क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल बेंजीन,
उन तीनों के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया विथ एक्सप्लेनेशन। अगर कोई डाउट हो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।